हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड के कक्षा 10 के होने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम के प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के साइंस विषय के मॉडल प्रश्न पत्र का हम लोग हल का डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ आपको सही जवाब होगा 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। दूसरा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, तो 54 का आधा 27 होगा। ऑप्शन बी सही। 4 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने से वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का, है ना, सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल दर्पण का। अगला है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो निर्वात में अर्थात वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु को जब हम लोग F तथा 2F के बीच रखेंगे तो आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। डायप्टर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन बराबर क्या होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, माफ कीजिएगा, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई बिंब की ऊंचाई। जब हम लोग इसको m बराबर h डैश बाई h के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आवर्धन यहाँ 3 दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर जो है h दिया हुआ है नीचे। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो h डैश इक्वल टू आएगा 10 तिया 30, यानी कि यहाँ पर 30 जो है A सही होगा। अगला प्रश्न है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आपको पता है नेत्र के दृष्टिपटल में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है छात्रगण। यहाँ पर सही होगा दूरबिंदु अनंत होता है। ऑप्शन डी सही है। दिए गए किस जय प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है। तो श्वसन से मिलती है। माफ कीजिएगा, यहाँ पाचन होगा। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो नाइट्रोजन गैस। अगला है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब लोहे में
जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह फेरिक ऑक्साइड बनाता है FeTO3। तो यह प्रक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? नीचे जब हम लोग देखेंगे कि इसमें उपचयन का अर्थ क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। तो हम लोग देख रहे हैं कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन आने की ऑप्शन बी यहाँ पर सी सही होगा। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो संतुलित होने के लिए हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें परमाणुओं की संख्या किस में बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले में सबसे ऊपर में जो है वो संतुलित है, बाकी सभी असंतुलित हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि जब Fe पर प्लस HCl डालेंगे तो क्या होगा? तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये आपका ए होगा। अगला प्रश्न, दिए गए पदार्थ में कौन सा रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो रंगीय सूचक होगा वैनिला। लिटमस, रंग बदलता है लिटमस, इसलिए रंगीय सूचक होगा। गंधीय सूचक बोलता तो लौंग, प्याज, वैनिला ये सब हो जाता। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें सही होगा CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला प्रश्न है 22, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो सेम आंसर CaSO4 हाफ H2O C। दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, ये सही होगा। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने को दूधिया कर देती है, ये आपका होगा NaCl। अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो एक ट्रिक है, याद रखिएगा आप लोग, अनिल। अनिल का अर्थ होता है अ से अम्ल, नी से नीला कर देना। किसको? लिटमस पत्र को। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, अनिल। अ से अम्ल, नी से नीले और ल से लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और जब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करेंगे तो अम्लों का pH मान 7 से कम होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही होगा 2। अगला, अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? तो इसका सही आंसर होगा कुटपाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो ये पेप्सिन होगा, सी। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? अमीबा में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। अगला प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम से को क्षारीय करता है? तो क्षारीय करने के लिए इसमें जो है वो ऑप्शन डी सही होगा। पीत जो है सो भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा विरकाणु, सी। निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? पहला ऑप्शन है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण की संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक, ये सही है। पूछ रहा है इसमें कौन सही नहीं है? यह पौधों में ताप का नियमन करता है, सही है। यह जल जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, सही है। यह भोजन का संवहन करता है, यह सही नहीं है, अर्थात डी सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो इसमें सही जवाब होगा क्या? गुड़हल। अगला प्रश्न है 35, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो इसमें सही होगा मुकुलन। अगला प्रश्न है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन।
अगला है निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग है, ये है कौन? शुक्राशय। अगला प्रश्न है हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं? तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें सही जवाब होगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 40 और अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। दैट्स ऑफ द ऑल इन दिस वीडियो। सो हम लोग आगे मिलेंगे फिर से एक नए सीरीज के साथ। बीच में दोस्तों थोड़ा त्यौहार की वजह से मैं बिज़ी था। अब मैं आपके लिए डेली वीडियो डाला करूँगा। ओके, बाय बाय।